जय हिंद दोस्तों, संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड के क्लास 9 के मैथ की, जिसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर 1। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए तथा दोस्तों को शेयर करिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक हम पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हम लोग देखते हैं कि क्लास 9th में जो एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारा चैप्टर 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पे होगा, जिसमें हम लोग जो आपके अभी बोर्ड में आपको दिख रहा है कुछ क्वेश्चंस, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सवाल में हम लोग देखते हैं, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए, सबसे पहले आपको परिमेय संख्या को जानना है। अगर आप परिमेय संख्या को जान जाएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक बात देखिए, पढ़ने सीखने से पहले आप सीखेंगे कब? जब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं? परिमेय संख्या के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग परिमेय संख्या को भली भांति से जानते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है, यानी P/Q के रूप में होता है। आप तो इसको जानते हैं, जहां पे ये P क्या है और Q क्या है। P और Q दो पूर्णांक हैं। ठीक है, और ये परिमेय संख्या तभी होगा जब Q बराबर नहीं होगा 0 के, यानी कि Q में यानी हर में, आपको पता है इसको हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो हर में आपका 0 नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चूंकि मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस रहेगा आप लोगों का, यानी यहाँ पे आपको विकल्प दिया हुआ है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, उसमें से आपका एक आंसर सही है जिसको हमको पहचानना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं √2 के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं √2। √2 क्या है? आप लोग जानते हैं पूर्णांक तो नहीं है। √2 पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यह अपरिमेय माना गया है। यह आंसर आपका नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पाई की। तो क्या पाई परिमेय संख्या है? देखिए, जब आप मैथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाई परिमेय संख्या नहीं बल्कि उसको अपरिमेय के कैटेगरी में रखा गया है। इसीलिए जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि 22/7 अगर इसका मान होता है, बहुत लोग बोलेंगे कि पाई 22/7 के बराबर है, मगर 22/7 परिमेय संख्या तो है, पर इसका जो पूर्ण रूप है इसका पाई का, वो ये नहीं है। इसलिए ये 3.14 है और ये अशांत है, जिसके वजह से इसको अपरिमेय के कैटेगरी में रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में, जहां पे आपको 0 दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक और नियम है यहाँ पे मैथ में कि 0 पूर्णांक है। ठीक है, तो 0 पूर्णांक है और हम लोग 0 को 0/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में ये है। इसीलिए सही आंसर आपका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको पहचानना है कि कौन परिमेय संख्या है। देखिए, हमने भी आपको बोला कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में इसको हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें फिर वही दिया है परिमेय संख्या, जिसको भी हमने अभी आप लोगों को क्लियर बताया कि P/Q के रूप में होना चाहिए, जहां पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में फिर दिया है √3। अभी तो ये आपका आंसर नहीं होने वाला है। पाई को भी हमने जस्ट बताया कि ये परिमेय के कैटेगरी में रखा गया है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला है। और एक चीज हम आपको यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं कि ये जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 4/0 दिया हुआ है। और अभी हमने आपको बताया कि P/Q के रूप में ये तभी होगा जब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या दे रहा है, अगर इसको हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, Q बराबर 0 हो जा रहा है, यानी Q के जगह 0 हो जा रहा है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं ये लास्ट ऑप्शन पर
0/4, जैसा भी हमने आपको बताया 0 एक पूर्णांक है, उसका 0/1 लिख सकते हैं। उसी तरह ये 0/4 लिखा हुआ है, यानी 0/4 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। पाई क्या है? ठीक है, पाई क्या है? अभी हमने आपको जस्ट बताया कि पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अभी हमने इसको बता दिया है। तो इसका जो आंसर होने वाला है परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं, ये तो तीनों नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने आपको क्लियर बताया कि पाई अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। शून्य क्या है? देखिए शून्य क्या है, इस चीज को हम लोग समझने से पहले हम लोग ये चीज समझेंगे, प्राकृत संख्या। देखिए हम इसी में आपको आंसर ढूंढ के लाते हैं और हम समझाने का भी प्रयास करते हैं। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं बाबू? तो देखिए प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये बढ़ते चला जाता है और यह अनंत तक जाता है। ठीक है, आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होकर ये जो काउंटिंग वाले जितने भी नंबर्स होते हैं और ये अनंत तक जाते हैं, तो ये सारे प्राकृत संख्या होते हैं जिसमें 0 को ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, अब 0 जब हम लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यानी कि ये जो नेचुरल नंबर है उसमें अगर हम लोग 0 लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अब यहां आपको देखना है कि शून्य में जो ऑप्शन ये दिया हुआ है उसमें क्या दिया है? परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, ये तो आपका नहीं होने वाला है, इनमें से कोई नहीं होने वाला। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या 0 के कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए ये भी आपका नहीं होने वाला है। परिमेय संख्या को समझते हैं। अभी हमने क्या बोला कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होना चाहिए और एक पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक आपका 0 सम्मिलित है, यानी कि हम पूर्णांक में 0 को रखते हैं। तो 0 क्या है? जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका क्लियर होगा, इसलिए शून्य क्या है? तो एक परिमेय संख्या है, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए सबसे पहले जो आपका लाइन दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हम बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आपको आंसर क्लियर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको समझिए प्रत्येक पूर्ण संख्या। अभी हमने आपको जस्ट बताया कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर ये अनंत तक जाती है, ठीक है, और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये पूछ रहा है कि सारा जो पूर्ण संख्या है क्या वो प्राकृत संख्या होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण में जो 0 है वो प्राकृत संख्या नहीं होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता। अगर यही चीज बोलता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। मगर इसमें पूछा है कि प्रत्येक पूर्ण एक प्राकृत संख्या होता है, तो ये जो आंसर होने वाला है इसका असत्य होगा। और अगला क्वेश्चन में लोग देखने वाले हैं। देखिए यहां पे दिया है 1/√2 का परिमेयकरण है। देखिए अब ऐसा सवाल आया है तो सबसे पहले यहां पे देखिए परिमेयकरण, ठीक है, परिमेयकरण जब तक आप लोग करने नहीं जानेंगे तो ये ऑप्शन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 1/√2 का परिमेयकरण करेंगे। तो देखते हैं कि 1/√2 का परिमेयकरण, अच्छा परिमेयकरण कैसे करते हैं? आपको पता है कि परिमेयकरण करने के लिए हमको हर से, जो हर होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं अंश और हर में। यानी जो आपका ये संख्या दिया हुआ है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं हर को, यानी हर क्या है? √2 है। यानी कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? ये √2 को अंश में और हर में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हर का परिमेयकरण हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बाबू? √2 होगा। देखिए √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 2, ठीक है। आप लोग अगर पढ़े हैं तो आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि √2 और √2 को मल्टीप्लाई करने से वो 2 हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो आया सॉल्व करके √2/2, तो आप देखेंगे कि इसका जो हर का हम परिमेयकरण किए हैं उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है किस ऑप्शन में ये फिट बैठता है। तो देखिए इसमें तो है नहीं,
इसमें तो है नहीं, ठीक है, इसमें भी नहीं है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है √2/2, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिए इसमें भी आपका हर का परिमेयकरण करने के लिए ही बोल रहा है और जो आपके ऑप्शन दिए हैं उसमें से हमको छांटना है। तो सबसे पहले हम जो हमारा ये प्रश्न है इस प्रश्न का हर का परिमेयकरण करने वाले हैं। तो चलिए क्या दिया है 1/2 + √3 यही दिया है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, अभी हमने बोला कि जो हर दिया होता है उसका अगर देखिए यहाँ पे 2 प्लस माइनस के बीच में अगर रहता है तो इसका जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है और अंश और हर में इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ दिया है 2 + √3, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हमको अंश में 2 - √3/2 - √3 यानी अंश में भी और हर में भी हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं हर को, और तब जाके ये हर का परिमेयकरण होगा। तो देखते हैं हम लोग इसका क्या बनेगा, आगे देखते हैं। जब हमारा ये पूरा संख्या इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 होने वाला है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, देखिए 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है और √3 यहाँ पे है, √3 यहाँ पे है, दोनों अगर मल्टीप्लाई होगा तो भी हमने बताया कि रूट जब मल्टीप्लाई होता है तो वो संख्या बन जाता है, यानी √3 मल्टीप्लाई होकर ये सिर्फ 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 2 - √3/4 में 3 खर्च होगा तो क्या बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग हर का परिमेयकरण कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये फिट बैठता है। देखिए आपका ऑप्शन 1 में तो नहीं दिया है, ये आपका आंसर नहीं होने वाला है। इसमें प्लस दिया है और ये आपका आंसर माइनस आया है, तो ये भी आपका ऑप्शन में नहीं फिट बैठ रहा है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यानी जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 1/, देखिए सेम परिमेयकरण करना है, अभी हम आपको समझा चुके हैं। तो इसमें भी बहुत इजीली आप लोग आंसर ला सकते हैं और जल्दी ला सकते हैं। देखिए √7 - 2 इसका हर का परिमेयकरण करना है। अभी हमने बताया कि प्लस माइनस के बीच में है तो इसका जो चिन्ह है उसका परिवर्तन करेंगे, यानी इसका जो अंश और हर में हम लोग क्या करने वाले हैं, √7 + 2 हो जाएगा और इधर भी √7 + 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो √7 + 2 √7 मल्टीप्लाई होके 7 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √7 + 2 7 में 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये आपका हर का परिमेयकरण हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है, इसमें है ये प्लस माइनस में दिया हुआ है तो ये नहीं होने वाला है, इसमें फिट नहीं बैठ रहा है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी फिट बैठ नहीं रहा है तो ये भी नहीं होगा। ये इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 में होगा जो मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका परिमेयकरण हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर, आगे को बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है 7/6 बटा 7/1/5, ठीक है। इस तरह का सवाल है, इसका मान आप लोग को निकालने वाले हैं और इस मान को निकालकर हम लोग देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में ये फिट बैठता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपका जो बेस है यानी आधार है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, यानी कि आपका आधार अगर समान हो और उसका घात में यानी भागफल में, अगर भागा में दिया हो, बटा में दिया हो, यानी ये भागफल के रूप में है। अगर आधार समान हो और भागफल में है तो उसका जो घात होता है वो माइनस में होता है, यानी घटाते हैं उसके घात को। तो इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी घात आपका, आधार आपका सेम है, बेस आपका सेम है, तो इसका जो घात है वो घटेगा, यानी 6/5 घटाव 1/5। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 7 की घात, ये दोनों घट के आ जाएगा, लासा लेंगे 5 और ये हो जाएगा 6 - 1। ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों का। अब आगे देखते हैं 7 के घात 5/5 और दोनों कट के हो जाएगा 1, यानी 7 के घात 1 यानी कि 7,
यानी ये जो हम लोग अभी ये संख्या दिया हुआ था इसको हम लोग सॉल्व करके इसका जो आंसर ले आए हैं 7 ले आए हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से ऑप्शन में ये फिट बैठता है। तो आपको दिख रहा होगा ये ऑप्शन नंबर 1 में इसका राइट आंसर है। देखिए अभी हमने क्या बोला कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा आंसर। इसलिए देखिए अगर जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो हम उसको सॉल्व करके फिर से आपको समझाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन है, आगे इसको बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपका बेस जो है आधार है सेम है, और इस तरह के सवाल में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जिसका सेम यानी कि आधार आपका यानी बेस आपका समान हो तो उसके जो घात होते हैं वो जुड़ते हैं। तो इसका जो आपको पहले हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 2 के जो है उसको हम लोग जोड़ेंगे, उसके पावर को, उसके घात को, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व तुरंत कर लेंगे। ये हो जाएगा लासा 3 लेंगे और ये हो जाएगा 2 + 1, यानी इसका हो जाएगा 2 के घात 3/3, ये कट के हो जाएगा 1 यानी 2 के घात 1/2। यानी ये जो पूरा संख्या दिया हुआ था उस संख्या को हम लोग अगर सॉल्व किए तो आपका 2 आया, और जो हम लोग यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं उसके हिसाब से ये ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेम आपका बेस सेम है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि बेस समान है तो उसका जो आधार है यानी कि बेस समान है तो उसका जो घात है वो जुड़ जाएगा, यानी 5 2 7 इसका जो होगा वो डायरेक्ट आंसर आप लोग ये निकाल लीजिएगा। ये क्लियर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 64 का घात 1/2 है और इसका मान निकालना। देखिए 64 का घात 1/2 है, इसका मान हम लोग निकालेंगे तो हम लोग 64 को लिख सकते हैं 8 × 8, यानी ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब हम 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो उसका जो घात है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये 2 2 कट जाएगा, चूंकि ये मल्टीप्लाई में तो कटेगा ऊपर नीचे, और ये क्या हो जाएगा 8 के घात 1 यानी कि 8। देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। 25, इन लोग हम लोग 25 को लिख सकते हैं बाबू 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर, और जो इसका घात है 1/2, और ये कट जाएगा, फिर हो जाएगा 5 के घात 1 यानी 5। इसका जो ऑप्शन है वो बहुत ही आसान था। ये सवाल अभी आपने समझा दिए हैं। उसी तरह आगे है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी उसी तरह होगा। 125 का हम लोग क्या कर सकते हैं 5 के घात 3 लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 5 के घात 1 यानी कि 5, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, जो चैप्टर 1 एमसीक्यू क्वेश्चन था, है ना, कक्षा 9 का मैथ में हम लोग बना रहे थे। इसी तरह के और भी वीडियो हम लोग बनाएंगे आगे और अपलोड कर देंगे संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म के इस चैनल में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबा लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए तथा अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से आपको बताया जाता है। जहां पे आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करके बता दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इसके साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशनल न्यूज भी हम प्रोवाइड करते हैं संस्कार भारती द लर्निंग प्लेटफॉर्म के इस चैनल में। यानी कि आपके जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी न्यूज हैं, है ना, उस न्यूज को भी हम इस चैनल में अपलोड करते हैं। तो जाके चैनल में भी विजिट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।